हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हमारी क्लास होने वाली है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस मौर्य शासक ने किया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और बिंदुसार। तो भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस मौर्य शासक ने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किससे किया था? तो हेलेना से। और ये किसकी पुत्री थी? तो सेल्यूकस की। और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी और इसने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, भारत का प्रथम शासक जिसने अपने जीवन में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार और सम्राट अशोक। तो भारत का प्रथम शासक जिसने अपने जीवन में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था, कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अशोक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था? बृहदत्र, बिंबिसार, जयसोम और सुसीम। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक तो था चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज ने, कौटिल्य ने, रामभद्र ने और जयसोम ने। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। और कौटिल्य का उपनाम है एक और, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और देखें तो चाणक्य। ये तीनों नाम एक ही हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और मेगस्थनीज ने किसकी रचना की थी? तो इंडिका की रचना की थी, ठीक है। और ये मेगस्थनीज जो है वह सेल्यूकस का दरबारी राज दरबार में से ये आपके आया था, ठीक है। सेल्यूकस के राज दरबार से आया था और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये राजदूत था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा शिलालेख वर्तमान में भारत में नहीं है? तो सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख है जिनमें से कौन सा वर्तमान में भारत में नहीं है? गिरनार, एरागुडी, मानसेहरा और कालसी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, गिरनार कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात में है। एरागुडी कहाँ पर है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और कालसी कहाँ पर है? तो ये आपके उत्तराखंड में है। तो मानसेहरा और एक है आपके शाहबाद गढ़ी, शाहबाद गढ़ी, ये दोनों कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? अकबर, शेरशाह, अशोक और औरंगजेब। तो सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है? 13वें, तीसरे, दूसरे और 5वें। तो कलिंग युद्ध, इसका जो उल्लेख है वह कौन से शिलालेख में है? अकबर की, सॉरी, अशोक के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख में। और कलिंग विजय के पश्चात में अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर कौन सी नीति अपनाई? धम्म नीति, ठीक है। और अपने जीवन में अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था इस युद्ध के बाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है,
8वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था? दिनार, रन, कोपत और पर्ण। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, पर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? प्रांतीय प्रशासक, जिला प्रशासक, ग्राम प्रशासक और नगर प्रशासक। तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला प्रशासक। ठीक है, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, भारत का प्रथम शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में अपना विजय अभियान चलाया था? स्कंदगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक। तो भारत का प्रथम शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में अपना विजय अभियान चलाया था, कौन सा है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? नालंदा, तक्षशिला, सारनाथ और वैशाली। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा था? संघमित्रा, महेंद्र, देवदत्त और एओबी दोनों को। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स एंडरसन ने, जेम्स विलियम ने, जेम्स प्रिंसेप ने और उपरोक्त सभी ने। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, एक प्रिंट मिस्टेक, 1837 में सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख मिला था। ठीक है, 1837 की डेट को आप मिस्टेक है वहाँ पर ध्यान रखना आपको। 1837 में कौन सी घटना हुई थी? तो बाबरू शिलालेख मिला था सम्राट अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां प्रश्न, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, मुस्लिम, जैन और ईसाई धर्म। तो सम्राट अशोक ने ऑप्शन नंबर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक नीतियों पर, राजनीतिक नीतियों पर, सामाजिक नीतियों पर और आर्थिक नीतियों पर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस पर किस नीतियों पर प्रकाश डाला गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों पर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा 16वां प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, अशोक ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सांची का स्तूप ये किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। और ये किस कला से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध कला है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, लोहा विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, राजगुप्त ने और सेल्यूकस ने। तो लोहा विजय का सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य ने। और मेगास्थनीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसने रचना की थी इंडिका की। ठीक है, और ये सेल्यूकस का दरबारी विद्वान था। ठीक है, और इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18,
चंद्रगुप्त मौर्य ने किस खेल के माध्यम से चाणक्य को प्रभावित किया था? किकम, तीरंदाज, खोखम और राजकिलम। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस खेल के माध्यम से चाणक्य को प्रभावित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, राजकिलम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 19वां प्रश्न, अमित्रोकेटीज या अमित्रघात उपनाम से जाना जाता है? सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और सुसीम। तो अमित्रोकेटीज या अमित्रघात इस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न, कलिंग युद्ध में विजय के पश्चात अशोक ने अपनी राजधानी बनाई थी? वैशाली, वज्जी, अवंती और तोसली। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान रखना, कलिंग का युद्ध यह हुआ था 361 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसमें सम्राट अशोक ने विजय के बाद में धम्म यात्रा को शुरू किया था और अशोक के 13वें अभिलेख में इसका वर्णन है, कलिंग विजय का। ठीक है, और अशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी इसके बाद में? ऑप्शन नंबर डी, तोसली को। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न, डायमैक्स डायोनियस राजदूत किस शासक के दरबार में आए थे? दशरथ, कुमारगुप्त, घनानंद और बिंदुसार। तो डायमैक्स और डायोनियस ये दोनों राजदूत किस शासक के दरबार में आए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक है, और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को, वल्लभी को, सारनाथ को और वज्जी को। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, जिसने राजकिलम खेल के माध्यम से चाणक्य को प्रभावित किया था और अपनी राजधानी किसे बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र को। और भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हेलेना के साथ किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और भारत का पहला ऐसा शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया था, तो वो था आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न, अशोक ने पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? तो ध्यान रखना है, बौद्ध संगतियां केवल कितनी हुई थी? 4 हुई थी। उसमें से सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। ठीक है, और चारों बौद्ध संगतियों को हम विस्तृत रूप से बौद्ध धर्म के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीस था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म को अपनाया था। और जैन तीर्थंकर जो आपके थे भद्रबाहु, इस भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने ली थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने। और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो उपगुप्त से। दोनों प्रश्नों के बारे में ध्यान रखना आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने ली थी भद्रबाहु से, जबकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी इन्होंने उपगुप्त से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, प्रांतीय शासन का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? मौर्य काल में, सल्तनत काल में, गुप्त काल में और 2 बार आ गया मौर्य काल। तो प्रांतीय शासन का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा आपके। ठीक है, यहाँ मौर्य काल के जगह आप भले हर्ष काल या वर्धन काल लिख दो। ठीक है, अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, उपगुप्त और पुष्यगुप्त। तो सुदर्शन झील इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आपके ऑप्शन नंबर डी,
पुष्यगुप्त ने, ठीक है। और ये किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये आपके कर्नाटक में। इन प्रश्नों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27, श्रवण बेलगोला स्थित हैं असम में, कर्नाटक में, बिहार में और पंजाब में। तो श्रवण बेलगोला, इसका संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे, ठीक है। और संलेखना पद्धति किसे कहते हैं? जिसमें अन्न जल का त्याग करके प्राणों को त्यागा जाता है। और ये श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? ये तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है, स्थित है ये। अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28, सारनाथ स्तंभ में निम्न में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? अश्व, गज, बैल और गाय। तो सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें 4 पशु अंकित है, और इन चारों में से कौन सा इनमें करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, गाय इनमें अंकित नहीं है। एक तो अश्व है, गज है, बैल है और एक है सिंह। ये चारों पशु इसमें अंकित है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29, सुबुद्धु किसका मंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो सुबुद्धु ने सबसे पहले रचना किसने की थी? तो वासवदत्ता की। वासवदत्ता, इसकी रचना सुबुद्धु ने की थी। और किसका मंत्री था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार का मंत्री था ये। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 30वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सेनाध्यक्ष, हलाध्यक्ष, शीताध्यक्ष और सूराध्यक्ष। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आपके ऑप्शन नंबर सी, शीताध्यक्ष, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पढ़ने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।